हो गया। हेलो, नमस्कार, स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूँ और शाम को 4:30 हो रहे हैं। विज्ञान की एनसीईआरटी में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो हम जहाँ पर थे वहीं से बातचीत करते हैं। आज की क्लास लेट नहीं हुई है, 4:30 बजे लगाई गई है ना। और लगभग इस समय प्लान ये कर रहा हूँ कि 4:15 बजे क्लास चल, कारण कि 4 बजे तक क्लास रहती है यूपीएससी में, है ना, ठीक इसी के बाद। तो प्रयास ऐसा है कि 4 को 4:15 कर देते हैं। तो और 5:15 को 5:15 कर लेते हैं, है ना, इस तरह से। अभी केवल प्लान भर है, तो इसलिए अभी आज की क्लास इस तरह से आगे पीछे हुई है थोड़ी सी। खैर कोई नहीं, आपको तो पता चल ही गया होगा, वहाँ पर अपडेट आ जाता है। तो हम तो समझे कि आज क्लास ना ही है, ऐसे कैसे समझ ली कि आज क्लास नहीं है भाई, है ना। यही टाइम रहेगा। देखते हैं, अभी पढ़ लो, अभी आ जाए हैं। डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। ये के सारे ऑप्शन लेके क्या करोगे, कुछ तो ऑप्शन छोड़ दो। हाँ, सारे ऑप्शन तो ये बीपीएससी की बात करते हैं। देखो, हम लोगों ने जो साइंस का एंटीबायोटिक और इम्यून सिस्टम में डिफरेंस क्या, हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीबायोटिक्स एंड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, और एंटीबायोटिक जब हम खाते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए हैं, जो हमें हानि पहुंचा रहे हैं, जैसे कि हमें बैक्टीरिया परेशान कर रहा है या फंगस परेशान कर रहा है, उसको मार डालते हैं। जिसे हमारी शरीर की इम्यूनिटी मार नहीं पाती है, उसे वो मार डालते हैं। बात समझ में आ गया। एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक एक तरीके से ऐसी व्यवस्था है जो, मान के चलो कि, अच्छा आजकल ओसो बड़े फेमस हो रहे हैं ना। हाँ, एंटीबायोटिक ऐसी व्यवस्था है जो हमें बीमारी खत्म करती है, और इम्यून पावर जो है वो अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने साइंस एनसीईआरटी के तहत, जो वैज्ञानिक की बायोलॉजी के तहत जो टॉपिक खत्म किया, वो अभी तक नाम जिसका था वो था ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्या था? ह्यूमन हेल्थ और न्यूट्रिशन। मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनसे एक बार फिर से मैं चर्चा कर दूं कि मैं विज्ञान पढ़ाता हूं और मेरा नाम सुमित शुक्ला है। ठीक, पहली बात तो। दूसरी बड़ी बात कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर ही क्लास 10 तक की विज्ञान की एनसीईआरटी, और अलग से, है ना, अलग से 11th और 12th की एनसीईआरटी पर चर्चा करने जा रहे हैं या करते हैं रोज। पिछले 15 से अधिक दिनों से ये एनसीईआरटी क्लास चल रही है। हो सकता है आप बाद में कभी एडमिशन लिए हों, तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ वो विज्ञान की, वो कुछ इस तरह से चल रही है, ध्यान देना। मैं आपको क्लास 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, इस तरह से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि यूपीएससी के चश्मे के साथ। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी में काम करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं पहले बायोलॉजी की एनसीईआरटी, है ना, पढ़ा रहा हूँ कि जो भी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी है, उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसे एक साथ कवर कर लेते हैं। फिजिक्स का पोर्शन एक साथ और केमिस्ट्री का पोर्शन एक साथ। तो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर कोई प्रतिबल नहीं लगा रहे हैं। अभी हमारा जो पूरा का पूरा प्रतिबल है वो किस पर है, तो जवाब हो जाएगा, वो है पूरी तरीके से बायोलॉजी के एनसीईआरटी पर। यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, है ना, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो जीव विज्ञान नामक एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं उनको हमने कुल 4 खंडों में बांट रखा है। पहला खंड मानव पोषण और स्वास्थ्य, दूसरा खंड ह्यूमन बॉडी, तीसरा खंड मानव का एक तरीके से खास करके कोशिका और ऊतक, और चौथा खंड जो है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है एक तरीके से जिसे हम मानते हैं कि, अच्छा, चाय है काफी भाई, करो, पीते रहें और पढ़ाते रहें, क्या ही शानदार तरीका है। ठीक है। तो और चौथा जो टॉपिक हम करेंगे वो रहेगा प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है। तो हमने एक टॉपिक खत्म किया है, और आज जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है वो है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। लिखिएगा, एनसीईआरटी
ह्यूमन बॉडी सिस्टम ऐसे डाल दीजिएगा, NCERT, और टॉपिक का क्या नाम है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी कि मानव के शरीर के बारे में XYZ जो भी हमें समझना है वो हम इसी वाले हिस्से में समझेंगे। यानी कि शरीर में मांस कहाँ पर है, इस शरीर में हड्डी कहाँ पर है, इस शरीर में फेफड़ा उफड़ा कहाँ काम करता है, इस शरीर में आंत कैसे काम करती है, सॉरी दिल कहाँ काम करता है, इस शरीर में फेफड़ा कैसे काम करता है, या इस शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं वो कैसे कैसे काम कर सकती हैं। मैंने मैंने ढेर सारे इंसानों को पीछे लाके खड़ा कर रखा है ये बताने के लिए कि इतने तरह के इंसान हैं और उनकी पूरी बॉडी सिस्टम को हमें कवर करना है। अब आपको मैं एक चैलेंज आज दे रहा हूँ, है ना। हाँ, और चैलेंज ये, इतना चीनी डाल दिया है इसमें, ऐसे लग रहा है सुगर उगर हो जाएगा। चलिए, वॉइस तो आ रही है ना। देखो, रात बात करने के चक्कर में मोबाइल कम कर देते हो, बताते हो वॉइस इधर नहीं आ रही। तो अब ध्यान देना कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम में आपको एक चैलेंज ये दे रहे हैं कि आज जाइए और क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक का चैप्टर ढूंढ डालिए, 10 तक का चैप्टर ढूंढ डालिए, है ना। और इसे क्या करिए कि उसमें चेक करिए कि बॉडी सिस्टम से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जिसमें शरीर के अंगों के बारे में बताया गया हो। किसके बारे में, शरीर के अंगों के बारे में। क्लास 6 जब खोलोगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा। बात समझ में आ गई। यानी कि हमें क्या करना है, हमें पूरी तरह से ये देखना है कि मांसपेशी कहीं दिखे, है ना, तो वहां से सवाल उठाना है। हड्डी कहीं दिखे, बोन दिखे, तो वहां से। हार्ट वाला टॉपिक दिखे तो वो बॉडी सिस्टम है। और इंटेस्टाइन दिखे, क्या दिखे, इंटेस्टाइन या आंत दिखे तो क्या है वो, बॉडी सिस्टम है। लंग का फंक्शन दिखे टॉपिक तो वो बॉडी सिस्टम है। और न्यूरॉन या ब्रेन का फंक्शन दिखे तो क्या है वो, बॉडी सिस्टम है। तो जैसे ही आप क्लास 6 में आओगे नई वाली एनसीईआरटी में, तो आप 60 नोट्स नहीं देते क्या, हम केवल ज्ञान देते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको छात्र बन करके हमारे सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा। समझ गए। फ्री बन के चले आते हैं, आओ 100 नोट नहीं देते क्या हो, अंग्रेज लगे हो 60 नोट पाओगे। जो पढ़ा रहे हो पढ़ो और नोट्स बनाओ, ठीक है। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 क्या हो जाएगा, क्लास सर Cas9 प्रोटीन क्या है। हाँ, प्रोटीन आएगा तो बता देंगे, अभी ध्यान दो। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो मान के चलो कि हमारी बॉडी में पाया जाएगा। और जेनेटिक जब हम एडिटिंग करते हैं उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो वो है, इसको बोलते हैं CRISPR-Associated 9 या Cas9, क्या बोलेंगे, CRISPR-Associated 9 या Cas9। तो आज से हम बॉडी के फॉर्मेट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, शरीर में कहाँ कहाँ बॉडी फॉर्मेट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्लास 6 का चैप्टर 5 है न्यू एनसीईआरटी में, जो अपडेटेड एनसीईआरटी है, उसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा। और टॉपिक का नाम है बॉडी मूवमेंट। क्या है, बॉडी मूवमेंट है ना। जैसे मान के चलो, ये देखो तो रमेश वो ऐसे कर रहा है, फिर ये ऐसे कर रहा है, फिर ये कूद रहा है ना, खेल होता है। या इधर देखो तो संगीता भी थोड़ा बहुत कूद फांद रही है। यानी इंसानी शरीर में मूवमेंट होता है। और मूवमेंट होने का रीजन क्या है, तो जवाब होगा हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक फॉर्म में ढांचा, एक तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। आज हमारे सामने आज हमारे सामने जो हम दिखते हैं आपको, या आप अपने आप को देख रहे हो, ये क्यों देख पा रहे हो, कि हम हड्डी से बने हैं, है ना। अगर हमारी हड्डियां नहीं होती तो हमारा ढांचा नहीं बनता, है ना, एक तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनता। और ढांचा नहीं बनता तो हमारी गति ना आती। मैं कहूँ दौड़ो तो आप ऐसे दौड़ना शुरू करोगे, क्यों, क्योंकि हड्डियां एक्टिविटी है। मैं कहूँ हाथ उठाओ तो आप हाथ उठा दिए, हाथ सीधे करो तो कसरत करना शुरू करो, 1 2 3 4 5। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हड्डियों की जगह जगह पर ज्वाइंट है, यहाँ जोड़ है। बॉलिंग करोगे, ये देख रहे हो पूरा घूम रहा है, यहाँ पे क्या है,
ज्वाइंट है। मैं कहूँ गला घुमाओ, क्या कहोगे? 100 डिग्री, 180। हम अपना गला कितना घुमा लेंगे? 180 तरह से। हम कह रहे हैं कमर घुमाओ, तो आप देखो इस तरह से घुमा ले रहे हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से जोड़ सही करो, ये देखो। मैं कह रहा हूँ अंगूठे घुमाओ, तो देखो अंगूठे घूम रहे हैं। यानी कि जगह जगह पर क्या है, जगह जगह पर जोड़ लगे हैं, ज्वाइंट लगे हुए हैं। और ये ज्वाइंट जो आप देख रहे हो, वास्तव में ये बॉडी मूवमेंट इसी से हो रही है, समझ रहे हो? वास्तव में बॉडी मूवमेंट इसी से हो रहा है, तो वही हमें पढ़ना है। आइए देखा जाए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आखिर बॉडी मूवमेंट का सामान्य परिचय क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी मूवमेंट। मानव शरीर और इसकी गतियां कैसे होती हैं। आगे है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, मानव कैसे गति करता है वो हम लोगों ने देख लिया। मानव कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूछा गया कि ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम कैसे बनता है, यहां से पूछ लेंगे। ठीक। हाँ, आप लेग स्पिन, यार गेंदबाजी तो बहुत खतरनाक कर लेता हूँ लेकिन कोई करने ही नहीं देता। ठीक है। शरीर में प्रमुख अस्थि संधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट जो बोन ज्वाइंट होते हैं, मेजर बोन ज्वाइंट बॉडी में है, उनको देखना है। और बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनके बारे में समझ विकसित करनी है। और अंत में ये देखना है इंसानी चाल के साथ साथ अलग अलग जो जानवर होते हैं उनकी भी चाल हमें समझनी है। फटाफट नोट कीजिएगा, है ना, कि गैंड कौन कौन से हैं इनके। इतने टॉपिक जो हिंदी में है, जो हिंदी में है वो हिंदी में लिखेंगे, और जो अंग्रेजी में हो अंग्रेजी में लिखेंगे, है ना भैया। नोट करो जल्दी जल्दी। ये टॉपिक का नाम है, ये पढ़ाई होती है। हाँ यार, गांधी मैदान कभी आया करो, बुलाया करो, मैं पटने में तो रहता हूँ। खाली हम कैच नहीं पकड़ पाते, सब छोड़ देते हैं, है ना। लिखो पहले इसको। सामान्य परिचय, मानव शरीर, उसकी गतियां, मानव कंकाल, और प्रमुख, शरीर में प्रमुख अस्थि संधियां, मांसपेशी, और पशुओं में चाल, यानी जंतुओं में चाल। जरा कुछ आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। किताब जो कह रही है कि हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैसे अलग अलग जानवर मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहाँ पर कुछ एनिमल दिए गए हैं और उनको कुछ बॉडी पार्ट की बात हो रही है। सर आप भी चाय पीते हैं, क्यों हम नहीं पीते, काहे नहीं पीते? इसको पहले ये मुकेश वक्त पहले रह दो, अच्छा रह दो मुकेश भैया, तुमको हम ब्लॉक करा देंगे, तो टंकी मत किया करो, समझ रहे हो। पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं ब्लॉक करें दोबारा कभी फिर कमेंट कर नहीं पाओ। तो बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस, और हाउ डज द एनिमल मूव, यहाँ पे लिखा है जंतु के नाम, गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग। ध्यान देना, दो शब्द होते हैं दोस्त। एक शब्द होता है गति, क्या होगा? गति, इसे बोलते हैं मूवमेंट, क्या बोलते हैं? मूवमेंट। और एक शब्द होता है गमन, क्या होता है? गमन, जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन, क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ठीक, देखो, अगर मैंने अभी तमाम बातें की, कैसे? मैं हाथ उठाया, ये गति है, क्या है? ये गति है। ये क्या है? ये गति है। लेकिन मैं यहां से लेकर के और आगे बढ़ रहा हूं, देखो। तो जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो वो लोकोमोशन है, क्या है? लोकोमोशन है। और जब हम एक ही स्थान पर रह करके इस तरह से हिलते डुलते हैं तो क्या है? वो है मुख्य तौर पर मूवमेंट। तो अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां उन्हें ले जाते। ये एक अभिलाषा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो जो आल प्लांट लिविंग थिंग्स टेक ए पार्ट एज अ मूवमेंट, बट एनिमल टेक ए बोथ, यानी कि मूवमेंट और लोकोमोशन।
मनुष्य, ध्यान देना, मनुष्य, मनुष्य जो होता है वो गति और गमन दोनों करेगा। जंतु गति और गमन दोनों के, लेकिन पादप क्या करेगा, समझना, पादप केवल गमन, गति करता है, गमन नहीं करता। ध्यान देना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है गाय, तो गाय के पास क्या है भाई, गाय के पास होता है पैर, और पैर से ये चलती है। मनुष्य के पास क्या है, तो मनुष्य के पास सेम है, पैर है, और पैर से क्या है, ये चलता है ना, यही तो है। और सांप, सांप का पूरा शरीर लप 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 करती है, इस तरह से ऐसे से चला गया, तो क्या करता है, वो रेंगता है। चलो पक्षी बताओ, तो पक्षी के पास पंख है, वो क्या करेगा, उड़ता है ना। कीट के पास क्या है भाई, जरा बताओ, इसके पास भी क्या है, पैर भी है, कई बार शरीर का भी इस्तेमाल करता है, पंख का भी इस्तेमाल कर लेता है। मछली क्या है बताओ, मछली के पास भी पंख है, क्या करती है, तैरती है, क्या करती है, तैरती है, शरीर है पूरी। तो ऐसे ही हमारे आसपास के अलग अलग जानवरों की एक लिस्ट अगर बना सके तो बनाए, कि अलग अलग जानवर कैसे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गमन करते हैं या लोकोमोट करते हैं। क्या करेंगे, लोकोमोट कर, जिसे बोलते हैं मूव करना, है ना, आमतौर पर। अच्छा बताओ, बिलार कैसे चलती है, बिलार जानते हो, तो बिलार भी ऐसे सेम है, के पास पैर है। इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा है, आपको को गुस्सा आएगी आपको कि मास्टर वह का ही पढ़ा रहा है, लेकिन मान के चलो कि यहीं से सीखो और सीख के आगे बढ़ो। अब ध्यान देना, हमारे पास कुछ हाथों की बात है। जैसे ये पूछ रहे हैं कि जरा गर्दन बताओ, क्या गर्दन पूरी तरह घूमता है, कहोगे नहीं, ये तो हल्का घूमता है, पूरा नहीं घूम गर्दनिया, है ना। दूसरा, झुकता है, कहोगे हाँ। उठता है, हाँ ऐसा होता है, गति नहीं करता है। अच्छा बताओ, कलाई, कलाई क्या पूरी तरह घूमती है, कहोगे नहीं, बस सोचना है ऐसे ही, कलाई थोड़ा घूमती है। अंगुलियां बताना, अंगुलियां, तो ऐसे सोचो इसको जा करके, घुटने कैसे होते हैं, एड़ी कैसी है ना, और छोटी उंगलियां या अंगूठा कैसे होता है, पीठ में कैसा मूवमेंट है, सिर में कैसा मूवमेंट है, कोहनी में कैसा मूवमेंट है, भुजाओं में कैसा मूवमेंट है। यानी पूरी शरीर में इतने पार्ट हैं, गर्दन, कलाई, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, अंगूठा, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, लगभग मूवमेंट, यानी नेक में, रिस्ट में, फिंगर में, नी में, एंकल में, टो में, बैक में, हेड में, एल्बो में और आर्म में, लगभग इतने पार्ट हैं बॉडी में जो मुख्य तौर पर मूव करते हैं। अलग अलग, कुछ ज्यादा करेंगे, कुछ यहां से किए, देखो तो ये पूरा घूम गया, है ना, ये वाला इतना ही घूमा, गला वाला इतना ही घूमा, यानी सबके मूवमेंट अलग हैं। और अलग अलग मूवमेंट के कारण हमारे शरीर में पाए जाने वाले ज्वाइंट होते हैं, क्या होते हैं, ज्वाइंट, यानी कि बोन ज्वाइंट होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि ज्वाइंट क्या है, तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी, लिखेगा ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी। और बड़ा शानदार सा परिभाषा है इसकी, ज्वाइंट आर द लोकेशन विद इन द बॉडी वेयर टू आर मोर बोन आर ज्वाइंट इन सच ए वे दैट दे कैन मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब जोड़ शरीर के भीतर वह स्थान है जहां कोई दो हड्डी, कैसे, कोई दो हड्डी इस तरह से जुड़ी होती हैं जिससे कि वो एक विशिष्ट दिशा में घूम सकें। जैसे दो हड्डी है, तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है, इसका जोड़ है, इसी को हमने ज्वाइंट का, बस जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां क्या होना चाहिए, कोई स्पेशल मूवमेंट इनमें होना चाहिए। बिना मूवमेंट के ज्वाइंट का कोई रोल नहीं है, ध्यान देना। तो लिखा है कि ज्वाइंट आर द लोकेशन, ज्वाइंट आर द लोकेशन विद इन द बॉडी, किसी भी शरीर के भीतर, when where two or more bone are joint in such a way that they can move in specific movement या specific direction, यानी कि ऐसे जगहों पर जो विशिष्ट दिशा में घूम सके, यानी कि स्पेशल मूवमेंट उनमें होना चाहिए। परिभाषा नोट कीजिएगा, एक साथ कितनी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जितनी पढ़ पाओ। हम तो एक ही पढ़ा रहे हैं, दो दो चल रही है, दो दो पढ़ो। 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे एनसीईआरटी खत्म होने में। और मैं रियलिटी बता दूं, 6 महीने खाली कहने के लिए है, कम से कम 8 महीना, कम से कम 8 महीना, मजाक नहीं है, बहुत
समय लगता है, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको समझना होता है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से भाई गुरु पढ़ा रहा हूँ। मान के चलो कि एक एक चीज़ बताऊंगा पूरी ईमानदारी से। ठीक है ना, निश्चिंत रहना। नोट करिए। ज्वाइंट, तो ज्वाइंट क्या है? दो या दो से अधिक हड्डियां। तो अब सवाल आ सकता है कि क्या जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ केवल दो हड्डी है या दो से अधिक हो सकती है? बताना जरा। दो से अधिक भी हो सकती हैं क्या, या दो से कम? कौन सा विकल्प सही है? जवाब होगा दो हड्डी और दो से अधिक हड्डी भी। दो हड्डी या दो से अधिक। इतनी शब्दावलियों का खेल है ना इसमें, यहाँ पर ध्यान देना। ये जो शब्द है, दो या दो से अधिक, ये ध्यान रखना। कई बार तो भाई यहाँ पे देखो, यहीं पे अठहठ हड्डी है, आठ हड्डी, दो आठों हड्डियां मिलके ज्वाइंट बनाई, क्या करें, जॉइंट, ज्वाइंट जो रिस्ट वाला है। समझ रहे हो ना? आठ आठ हड्डी यहाँ पे है। तो दो से ज्यादा नहीं हुई, दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं और एक ज्वाइंट बनाती हैं। बस वो क्या करें, स्पेसिफिक डायरेक्शन में घुमा दें। क्या करें, स्पेसिफिक डायरेक्शन में घुमाने की क्षमता रखें। अब ये ज्वाइंट कितने प्रकार के हैं, ध्यान देना। पहला जो ज्वाइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। लिखिए नंबर एक, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। लिखिएगा, हिंदी भी यही होगी, बॉल एंड सॉकेट। तो आपने कभी एक बॉल लीजिए, उस पर एक सॉकेट लगा दीजिए, ऐसे ऐसे कंधा कंधा इसको बॉल समझिए, और यहाँ पे जो हथवा लगा है इसको सॉकेट। घुमाइए, इधर देखो ना। इनको जानते हो? देख रहे हो एक्शन, एक्शन में ये सारा खेल यहीं का है। इनको पहचानते हो? ये जो देख रहे हो यहाँ की कहानी, ये यहाँ का पोजीशन, यहाँ का पोजीशन, ये सारा का सारा बॉल और सॉकेट जॉइंट है। कैसे है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इधर देखो, टॉपर को बोलने दो, टॉपर इतना जानकार होते तो फिर का ही न रहा, पढ़ा न लेते। सारे आईएएस पढ़ा नहीं सकते, रियलिटी बता रहे हैं, बोलने की क्षमता नहीं उनमें। इनको जानते हो? ये वो है, क्या नाम है इनका, क्या? देख रहे हो कितना यहाँ और यहाँ, ये जो मार रहा है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये 360 डिग्री, इसको बोलते हैं मिस्टर 360। कहीं भी मार देता है उठा के। तो मतलब कहानी इसके पास खतरनाक है। हाँ देना, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या है? 360 घूम रही है, 360। समझ गए? तो ये कंधा और ये हिप, एल्बो और हिप, ये सब वही होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसे आगे पढ़ा जाए तो यहाँ पर देखना, ये कंधवा दिख रहा है, बस चित्र में समझो, लंबे समय तक याद रहेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। और यहाँ पर देखिए, जो एलियम, एस्चियम और प्यूबिस है, हड्डियां तीनों मिलके यहाँ पर जो ग्रिडल बनाती है ना, यहाँ भी क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो लिखा जाए, लिखा है कि ए बोन विथ परिभाषा लिखिएगा, ए बोन विथ ए बॉल लाइक टर्मिनल इज अटैच टू द अनदर बोन and its hollow hemispherical cup like a structure called cavity in the ball and socket joint। गेंद जैसे टर्मिनल वाली एक हड्डी अपने खोखले अर्ध गोलाकार कप जैसी संरचना में दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, जिसे गेंद और सॉकेट जोड़ गुहा के रूप में जाना जाता है। ध्यान देना, जोड़ हड्डियों को सभी दिशाओं में घुमा देने की अनुमति देता है। और एक बॉल और सॉकेट जोड़ कहाँ कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे हिप पर, और जो थिंग बोन है, कहाँ है, थिंग बोन और हिप पे मिलेंगे। यानी कि जांग के पास और कूल्हे के पास, है ना, जांग के पास और कूल्हे के पास जो हड्डियां हैं वो बॉल और सॉकेट जॉइंट के तौर पर होती हैं। फटाफट लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी में पॉइंट करते रहिएगा। लिखिएगा, गेंद जैसी टर्मिनल वाली हड्डियां। तो कंधे के पास, यहाँ पर कंधा भी जोड़ लेना, हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं है। कंधे के पास और कहाँ पर है, जांग के पास, कंधे के पास और जांग के पास जो हड्डियां पाई जा रही हैं उनको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के तौर पर जानते हैं। इसके बाद अगली लिखे नंबर दो, पाइवोट जॉइंट। लिखिएगा नंबर दो, पाइवोट जॉइंट। सिर्फ एक ही 360। अरे भाई मैं खाली पिक्चर दिखाया हूँ समझने के लिए दादा, हमसे नहीं मतलब है कौन कैसा है। यहाँ आप ध्यान दो, दिल पे काहे ले लेते हो भाई, है ना। मेरे इस तरह का फिगर दिखाने के पीछे मकसद ये है
कि आप इसको लॉन्ग टर्म याद रखें। केवल एनसीईआरटी पढ़ लेना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। अब लिखिएगा पाइवोट ज्वाइंट क्या है, पाइवोट ज्वाइंट। अब ये पाइवोट ज्वाइंट क्या होती है, इससे बोलते हैं हिंदी में धुराग्र संधि। क्या बोलेंगे, धुराग्र संधि। धुरा जानते हो भाई हिंदी में, धुरा या धुरी नाम सुना होगा, धुरी मतलब कोई एक नुकीला स्थान जिसके चारों तरफ कोई घूमे, एक नुकीला स्थान जिसके चारों तरफ, ये देख रहे हो अपनी गटैया, ये जो हमारा गलवा है और यह खोपड़ी, ध्यान दो, अपनी जो खोपड़ी होती है वो ऐसे गोल गोल होती है और एक धुरी पे आके रख उठती है ना, ऐसे। और ये है रीढ़ की हड्डी, क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ऐसे। और रीढ़ की हड्डी पे जब रख उठेगी तो ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। तो यहाँ पे जो दो हड्डी आपको दिख रही है, ये वाली रीढ़ की ऊपर की, वास्तव में ये जो ज्वाइंट है इसे बोलते हैं पाइवोट। इसको मैंने और बड़ा किया तो कैसा है, ये है पाइवोट ज्वाइंट। क्या है, धुराग्रिया पाइवोट। कितना है, धुराग्रिया पाइवोट ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है, धुराग्रिया पाइवोट ज्वाइंट। और कितना घूमेगा, 180। कितना घूमेगा, 180। तो हमारा खोपड़ा कितना घूमेगा, 180, ठीक है ना। आराम से पढ़ा, आप लिख नहीं पा रहे हैं, लिखो, बाद में पीडीएफ में लिख लेना या रोक के लिख लेना। परिभाषा क्या हो गई, तो देखे हो, टी कहता है साउंड, ऐसे नचाना शुरू करता है। किसी के अंदर एक ओरिजिनल आदमी छिपा होता है। तो सबके बस का नहीं कि अपना खोपड़ी चारों तरफ घुमा लो, संभव नहीं है ना। हम लोग पीछे नहीं देख सकते हैं, 180 देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर है धुराग्र। कौन सी, पाइवोट। कौन सी, पाइवोट। कहाँ पर, यहाँ पर पाइवोट होती है, कौन सी होगी, पाइवोट, ठीक। चलिए, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ए पाइवोट ज्वाइंट इज द वन वेयर आवर नेक यानी गला मीट टू आवर हेड यानी कि हमारी खोपड़ी से मिलता है। इट इनेबल्स अस टू बेंड एंड हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हमारे जो सिर हैं उसको आगे और पीछे झुकाने के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एंड एज वेल एज टर्न आवर हेड टू राइट एंड लेफ्ट, है ना। तो आप चाहे ऐसे कर लो, ऊपर के अगल बगल, कैसे हो रहा है ये, पाइवोट। कैसा, पाइवोट, ठीक है, कैसा होगा, पाइवोट। क्लियर, यहां पर बॉल एंड सॉकेट, यहां पर बॉल एंड सॉकेट, यहां पर पाइवोट। कोई दिक्कत, फटाफट नोट कीजिएगा कि पाइवोटल जोड़ वह जोड़ है जहां हमारी गर्दन हमारे सिर में जाकर के मिल जाती है, और यह हमें अपने सिर को आगे पीछे झुकाने में और साथ ही साथ सर को दाहिने और बाएं करने में मदद करती है। सर को दाहिने और बाएं करने में मदद करती है। सर को सर को दाहिने और बाएं करने में मदद करती है। देखिएगा, पाइवोटल जोड़ वह जोड़ है जो हमारी गर्दन हमारे सर से मिलाती है, जो हमारी गर्दन को हमारे, देखिएगा, पाइवोटल संधि वह संधि है जो हमारे गर्दन को हमारे सर से मिलाती है, हमारे गर्दन को हमारे सर से मिलाती है। और देखिएगा, हमें अपने सर को आगे पीछे करने में और ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करने में मदद करती है। आगे पीछे करने में, ऊपर और नीचे या लेफ्ट और राइट करने में मदद करती है। फटाफट नोट करो, ठीक है ना। मुकेश प्रजापति भैया, पढ़ाई लिखाई कर लो यार दोस्त, ठीक है ना। Pivotal joint is the one where our neck meet to our head. It enables us to bend our head forward and backward as well as turn our head to right or left, as well as turn our head to right or left, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, ये नोट हो गया। पाइवोटल संधि के बारे में क्लियर हुआ ना, कि कौन कौन सी हमारे पास पाइवोटल संधि है। तो एक ही एग्जांपल हमारे पास पाइवोटल का है जो है गले के पास। एक और संधि आपको मिलेगी और वो है हिंज ज्वाइंट। क्या है, अगर लिखिएगा हिंज ज्वाइंट, अब लिखिएगा हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट कहाँ होती है, देखना जरा, कब्जा, इसे बोलते हैं कब्जेदार संधि। क्या बोलेंगे हिंदी में, कब्जेदार संधि। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे देखो दरवाजे का कब्जा, देखो ये लगा है दरवाजे का कब्जा। तो अब आप कहें सीधा करो, खुल गया,
फिर बंद करो, सीधा करो, फिर बंद करो। एक ही दिशा में जा रहा है, यहाँ पर और पैर के पास यहाँ पर। ये कौन सी संध होंगी? कब्जेदार या हिंज होती हैं। कौन सी होती है? कब्जेदार या हिंज। वन डायरेक्शन ओनली लिखिएगा। यह केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा में घूमती हैं। केवल केवल एक दिशा में घूमती हैं। एक दिशा में घूमती हैं। देखिए, जैसे दरवाजे का कब्जा, जैसे दरवाजे का कब्जा, दरवाजे का कब्जा कहाँ कहाँ है? देखिएगा, नी और एल्बो कहाँ कहाँ? देखिएगा, हमारे घुटने के पास। कहाँ पर? घुटने के पास और एल्बो के पास। घुटने के पास, एल्बो मतलब हाथ की गांठ। क्या? हाथ की गांठ जो है वहां पर। नी और एल्बो घुटने के पास और एल्बो के पास पाई जाती हैं। ठीक है ना? घुटने के पास और एल्बो के पास पाई जाती हैं। लिखिएगा, द हिंज जॉइंट इज द प्रेजेंट इन द एल्बो विच अलाउ टू ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अलाउ टू ओनली बैक एंड, यानी आगे या पीछे, आगे या पीछे के लिए अलाउ करती हैं। लिखिएगा, ये केवल एक दिशा में घूमती हैं। कहाँ? या तो आगे या तो पीछे। आप लिख लीजिएगा, आगे या तो पीछे, दोनों में से किसी एक में घूमेंगी। और उदाहरण कौन कौन सा है? घुटना और एल्बो। कहाँ कहाँ? ये देख रहे हैं, नी है और ये यहाँ पर एल्बो और घुटना। एल्बो और घुटना के पास होती हैं हिंज ज्वाइंट। नोट कर लीजिएगा। अब कौन सी है? अगली है फिक्स्ड ज्वाइंट। कैसी है? स्थिर संधि। लिखिएगा, स्थिर संधि, है ना? स्थिर संधि। खोपड़ी देखना, अपनी जो खोपड़ी है इसमें 4 2 6 प्रकार की और कुल 8 हड्डियां। कितनी है? 6 प्रकार की कुल 8 हड्डियां हैं। लेकिन अपना जो खोपड़ा है ना, वो हिलता नहीं है, स्थिर है। आप हिला के देखो, वो नहीं हिलेगा। लेकिन देख रहे हो, ऐसे ऐसे घर में वो बनता है ना, फर्श बनती, बीच बीच में पट्टी लगा देते हैं। तो करीब वही कहानी यहाँ दिख रही है। ऐसे देखो, बीच से यहाँ से एक ज्वाइंट है, फिर बगलिया से एक ज्वाइंट है, साइडिया से एक ज्वाइंट है। मतलब ज्वाइंटे ज्वाइंट है खोपड़ी में। नहीं तो खोपड़ी के टूटने का डर है। क्या है? टूटने का डर है। तो ये अपनी जो खोपड़ी है, इसमें कुल 6 तरह की अलग अलग 8 हड्डियां हैं, जिनको एकदम चिपका चिपका के बना दिया गया है। लेकिन उनके बीच में ऐसे दरार है। क्या है? दरार है। यानी कि अगर कभी खोपड़ी खोलने का मन करे किसी का, तो आपको इस तरह से अलग हिस्सा दिखेगा, है ना? क्योंकि ये बिल्कुल नहीं हिलती हैं, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए ह्यूमन का स्कल जो है वो एक तरीके से फिक्स्ड ज्वाइंट का उदाहरण है। अगर इसको हम अपनी परिभाषा में लिखना चाहें तो परिभाषा हमें कैसे मिलेगी? इनको देख रहे हो, पूरे फिक्स्ड ज्वाइंट में खाली एक यही जबड़वा है जो घूमता है। अब ये ब्रेड खा रही हम ऐसे करके, तो कहाँ है ये? घूमेगा नहीं घूमेगा? यही। तो केवल एक ही हिस्सा है जो है जॉ। क्या है? जॉ। यही मूवेबल है, बाकी सारा क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। इस बात को समझना। जब आप खाते हो ना कोई चीज, ये घूम रहा है, बाकी पूरा खोपड़ी भी हल्का हल्का घूमती है। खोपड़ी बहुत हल्का हल्का घूमती है, लेकिन वो फिक्स है। एक ही हिस्सा है ये जॉ वाला, यानी कि जबड़ा, जो हल्का सा मूव करता है। ठीक है? इसको पढ़ा जाए तो बेहतर होगा। लिखा है, दीज आर द ज्वाइंट बोन्स आर वेयर बोन्स आर अनेबल टू मूव। ये बड़ा शानदार शब्द है, अनेबल टू मूव, लाइक इन द अस्कल वेयर ओनली द लोअर जॉ आर मूवेबल। वे जोड़ जहां हड्डियां हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं, जैसे खोपड़ी में। कहाँ में? खोपड़ी में। यहाँ केवल क्या घूमेगा? केवल निचला जबड़ा ही हिलता जुलता है। क्या? केवल निचला जबड़ा ही हिलता जुलता है। ऐसी स्थिति में तो फिक्स्ड ज्वाइंट में क्या है? मूवेबल। तो फिक्स ज्वाइंट को इमूवेबल भी कहेंगे। हाँ, बिल्कुल कहेंगे, यानी कि अनेबल टू मूव है। लेकिन क्या मूव कर सकता है? जॉ। ये जॉ जो है उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है, वहां से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी, फिर से ध्यान देना, इसको नोट करो फटाफट। ये वही जोड़ है जहां पर हड्डियां हिलने डुलने के में असमर्थ होती हैं, जैसे कि खोपड़ी में, जहां केवल क्या है? निचला जबड़ा ही हिलता जुलता है। जहां केवल निचला जबड़ा ही हिलता जुलता है। लोअर जॉ इज मूवेबल। लोअर जॉ इज अ मूवेबल। लोअर जॉ इज अ मूवेबल, जहां पर निचला जबड़ा ही हिलता और जुलता है ना?
इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद है आपने मैनेज कर लिया होगा। तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा, मैं अगर आपसे सवाल करूँ तो इसका आप जवाब दीजिएगा फटाफट। कि जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि कंधे के पास, कहाँ पर? कंधे के पास और जांग के पास, है ना? पहला हमने देखा। दूसरा हमें देखा गले और खोपड़ी के पास, गला और खोपड़ी के पास, है ना? तीसरा हमने देखा कि घुटने के पास, किसके पास? घुटने और एल्बो के पास, किसके पास? घुटने और एल्बो के पास। चौथा में देखा कहाँ पर? खोपड़ी में। कहाँ पर? खोपड़ी में और जबड़े के पास, खोपड़ी में और जबड़े के पास। अब सोचो कौन कौन सी हो गई, तो ध्यान देना। कंधे और जांग के पास कौन सी? बॉल एंड सॉकेट, क्या हो गई? बॉल व सॉकेट, क्या हो गई? बॉल व सॉकेट। गले और खोपड़ी के पास कौन है? पाई बोट, कौन सी? पाई बोट, पेबोट। घुटने के पास कौन सी हो गई, बताना जरा। घुटने के पास कौन सी हो गई? हिंज, कौन सी? हिंज, कौन सी? हिंज हो गई। और खोपड़ी के पास कौन सी हो गई? स्थिर या फिक्स्ड, कौन सी? स्थिर या फिक्स्ड। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? पूरी तरह से चित्रांकन विधि से याद करते हुए चलिए फटाफट। अब कल इसे नहीं भूलना है, कल इसे नहीं भूलना है। एक और लिख लीजिएगा, अंगूठे के पास, है ना? हाथ का जो अंगूठा होता है, इसके पास एक ज्वाइंट है जिसे बोलते हैं सैडल। क्या बोलते हैं? सैडल। ये बार बार पूछता रहता है, सैडल संधि या सैडल ज्वाइंट। लिखिए सैडल ज्वाइंट। क्या लिखेंगे? सैडल ज्वाइंट। लिखिए सैडल संधि। एक और लिख लीजिएगा, सैडल संधि किसके पास है? अंगूठे के पास। ये जो अंगूठा है, यहाँ पर भी एक, ये एनसीईआरटी नहीं बता रही है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो लिखिएगा अंगूठे के पास सैडल संधि। कौन सी? सैडल संधि होती है जो कि मूवेबल है। कैसी है? मूवेबल है, यानी कि मूव करती है, मूव करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया अपने पास कौन कौन सी हो गई। जवाब है बॉल एंड सॉकेट, पाइबोट, हिंज और फिक्स्ड। एंड नेक्स्ट इज अ सैडल ज्वाइंट। कौन सा? सैडल ज्वाइंट, जो कहाँ होगा? अंगूठे में। कहाँ होगा? अंगूठे में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ रुख अख्तियार करते हैं, उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। लिखिएगा कंकाल तंत्र। क्या लिखिएगा? कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। लिखिएगा कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। लिखिएगा कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। पर एक ग्लाइडिंग पॉइंट भी हो, यही बहुत अंदर नहीं जाना यार, एनसीईआरटी जो कहेगी उसी को करेंगे ना। ज़्यादातर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत करके वापस आते हैं। आगे मिलेगा तो देखा जाएगा, है ना? देखिए अगला, कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कंकाल है यानी कि खोपड़ी, है ना? यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा रिब है जिसे हम पसली कहते हैं। ये हमारे हाथ की हड्डियां हैं, ये भी हाथ की हड्डियां हैं। ये हमारा एक तरीके से जांग की हड्डियां हैं पूरी तरीके से। और ये पैर की हड्डियां हैं और ये उंगलियों की हड्डियां होती हैं। इन सभी को मिला करके कंकाल बनता है। आमतौर पे कंकाल का नाम लेती ये भूत दिखाई देते हैं। इन्हीं भूतों के बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट हमें करना है। तो कंकाल की परिभाषा क्या हो जाएगी? बड़ी शानदार और छोटी सी परिभाषा है कि आवर ऑल बोन वर्क टुगेदर। हमारी सभी हड्डियां एक साथ काम करती हैं। फॉर्म ए फ्रेमवर्क दैट गिवन आवर बॉडी शेप एंड फ्रेमवर्क नोन एज द स्केलेटन। क्या है? हमारी सभी हड्डियां मिलकर एक ढांचा बनाती हैं जिसमें हमारे शरीर को आकार मिलता है। और इसी ढांचे को हम कंकाल क्या कहते हैं? कंकाल के नाम से जानते हैं। इन ह्यूमन skeleton the composed around 305 bone in at birth, and number of the bone of the skeleton change with the age of the decreasing, and number of the 206 bone by the adulthood of the some bone have been fused together। यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कुल 305 होती है, लेकिन उम्र के बढ़ते साथ कंकाल की हड्डियों की संख्या चेंज हो जाती है और वयस्क होने पर कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और 305 बन के कितनी हो जाती हैं? 206। अभी आपके पास कितनी हड्डियां हैं? तो जवाब हो जाएगा 206। कितनी है? 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। तो हड्डियों से मिलकर बना हुआ ढांचा क्या कहलाता है? स्केलेटन या कंकाल। क्या बोलोगे? स्केलेटन या कंकाल बोलेंगे, है ना?
तो हड्डियों से मिलकर बना हुआ ढांचा, क्योंकि हमारी हड्डियां मिलकर एक साथ काम करती क्या करती हैं, मिलकर एक साथ काम करती हैं, और इन्हीं एक साथ मिलकर काम करने वाले ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। अच्छा बताओ, कंकाल किसका उपन्यास है, कोई बता सकता है? मानव कंकाल के जन्म में लगभग 305 हड्डियां होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना होगा? 305, कई बार पूछा गया है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हड्डियां आपस में कुछ हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और जब मिल जाती हैं तो दो ही का एक बन जाती हैं। ऐसी कई हड्डियां हैं जो दो ही का एक बनती हैं, और इस तरह से हड्डियों की संख्या 305 से घट करके लगभग 100 हड्डियां घट जाती हैं, और कितना हो जाती हैं? 206। कितनी? 206। तो कितनी हड्डी घटी? 99, यानी कि 99 हड्डियां एक दूसरे से मिक्सअप हो रही हैं, है ना। तो ये कहानी है कितनी? 99। जयशंकर प्रसाद, हाँ। कंकाल, तितली और इरावती, तीन इनके उपन्यास है ना। कहीं मौका लगे तो पढ़ डालिएगा। तो खैर, परिभाषा नोट करें। अब सवाल आता है कि भाई हमारा जो कंकाल है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। उस कंकालवा को जानने के लिए डॉक्टर एक मशीन बनाए, जिसे कहा गया एक्सरे मशीन। क्या कहा गया? एक्सरे मशीन। तो नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिए कंकाल के या मानव के अस्थि तंत्र या ढांचे की जानकारी के लिए एक्सरे मशीन के द्वारा एक्सरे किया जाता है। एक बड़े शानदार व्यक्ति थे, उनका नाम था विलियम रोएंटजन। क्या नाम था? विलियम रोएंटजन नाम था। इन्होंने ही दुनिया में पहली बार क्या खोजा? एक्सरे के बारे में बताया था ना, विलियम रोएंटजन ने। उनके एक्सरे के आधार पर देखो ना, ये एक्सरे करवा रही हैं, है ना। तो एक्सरे में अब इनका पूरा यही निकलेगा अंत में, बाद में पता चले यही एक्सरे। गांव हम देखो एक्सरा करवा के और कहते लाओ हमको दिखाओ, बिना देखे मानते नहीं है, जानते कुछ नहीं एक्सरे के बारे में, एक को जीरो जानते हैं। कभी जिंदगी में उन्होंने एक्सरा नहीं देखा। पढ़ाई करनी पड़ती ना इसके लिए, रेडियोलॉजी विभाग में जाके भर्ती होना पड़ेगा, तब पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो कुछ नहीं जानते, पगलेट हैं, लेकिन उनको एक्सरा देखना है क्योंकि वो बहुत जानकार हैं। ठीक। सर मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, इंग्लिश कैसे स्ट्रांग करूँ? आओ स्पीकिंग कोर्स हम ही सिखाते हैं। अंगुलियाँ बजने में आवाज़ कहाँ से आती है? अंगुली बजने से आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि आप अंगुली बजाते हो। है ना। ठीक। अंग्रेजी कई बार पढ़ो तो मजबूत हो जाएगा बेटा, है ना। कई बार उसको पढ़ो, रिवाइज करो, है ना। लिखने की कोशिश करो, समाचार पत्र पढ़ो, तो अंग्रेजी भी मजबूत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा नीचे कॉपी में नोट लिखिएगा। कंकाल तंत्र की जानकारी के लिए एक्सरे किया जाता है। कंकाल तंत्र की जानकारी के लिए एक्सरे किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। ठीक। इतना बात नोट कर लीजिए, जिसे विलियम रोएंटजन ने, किरण खोजा था, विलियम रोएंटजन ने पहली बार एक्सरे किरणों के बारे में बताया था। विलियम रोएंटजन ने पहली बार एक्सरे किरणों के बारे में बताया था। ठीक है। अब आइए कंकाल तंत्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे पूछा जाता है कंकाल तंत्र के और क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो पहला आपने काम क्या देखा? इस शरीर को ढांचा या शरीर को आकार देना। क्या करना? शरीर को आकार प्रदान करना, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना। ठीक है। और दूसरा काम है गति करना, गति लाना। अगर हड्डियां नहीं होती तो हमारी शरीर में इतनी गति नहीं होती, यानी कि मूवमेंट और लोकोमेशन, किसके लिए? मूवमेंट एंड लोकोमोशन की जो बात है ये इसीलिए हो पाती है कि हमारे शरीर में जो हमारा कंकाल तंत्र है वो सक्रिय भूमिका निभाता है। क्या करता है? सक्रिय भूमिका निभाता है। तीसरा जो काम है वो ये है कि सुरक्षा, क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। किसको? महत्वपूर्ण अंगों को, है ना। महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान होती है। किसको किसको? आपने देखा है ना, जो फेफड़वा भैया है वो किसके अंदर है? तो एक ठो कप पिंजड़ा बना है ना ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं पसली हड्डी। इसी के अंदर फेफड़ा है। अब सोचो कि फेफड़ा अंदर में है, बड़ा कमजोर फेफड़ा, फूंक देंगे फूट जाएगा फेफड़ा, बता दे रहे हैं। इतना खतरनाक फेफड़ा, सस्ता होता है, फूंक देंगे फूट जाएगा। लेकिन उसके ऊपर क्या लगा है? हड्डी लगी है। कोई दबाएगा भी तब भी यह हिस्सा टूटने वाला नहीं है। क्यों? ऊपर खोपड़ी लगी है ना। कोई जरा सा अगर फूंक दे तो खोपड़ी फूट जाए, यानी मस्तिष्क हवा लग जाएगी। लेकिन मोटा मोटा खोपड़ा लगा दिया गया। क्यों? कि अंदर में हमारे बहुत असली काम है, असली ब्रेन लगा है।
तो जो बहुत नाजुक अंग है उनको सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? हड्डियां करेंगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सुरक्षा प्रदान करना। महत्वपूर्ण अंग जैसे फेफड़ा को सुरक्षा मिलती है ना, जो लंग्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए, उनको आउटर सिक्योरिटी देते हैं, या जो हार्ट है ना, हृदय को, उन्हें सुरक्षा, या जो हमारा ब्रेन है उसे सुरक्षा देता है। चौथा काम भी है, क्या है? चौथा काम, बड़ा मुस्कुराते हो आप लोग, ये जो हंसाते हैं ना, इसका पैसा नहीं लिए, ध्यान देना, इसका पैसा जमा कर देना अलग से। चौथा काम इसका है, वो है हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। जब आप दूध नहीं पियोगे तो हड्डी कैल्शियम निकल के बॉडी में लग जाएगा और हड्डी कमजोर हो जाएगी। यानी पोषण भी देती है, क्या करना? पोषण या न्यूट्रिशन देना। पोषण या न्यूट्रिशन देना। कैसे? कैल्शियम और फास्फोरस किसके रूप में? कैल्शियम और फास्फोरस के रूप में। और पांचवा और अंतिम काम है, सुनने में मदद करती। क्या करती हैं? सुनने में मदद करती। कैसे करेंगी? आपको पता ना, कान में एक हड्डी होती है, दुनिया की सबसे, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी, क्या नाम है उसका? स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज या स्टेपस। तो जो स्टेपीज है, हड्डियां है, यही आवाज बढ़ाती। क्या करती है? साउंड को मैग्नीफाई करती, आवाज बढ़ाती है, तभी हमें सुनाई देता है ना। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, आपका उत्तर हो जाएगा कि बॉडी स्ट्रक्चर करना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन करना, और इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा कमजोर अंग है, या यूँ कहा जाए कि जो बॉडी के बहुत ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन है या बहुत ज़्यादा मेन ऑर्गन, उनको सिक्योरिटी देना। तीसरा काम, कैल्शियम और फास्फोरस प्रोवाइड करा के एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पर। और चौथा काम, जो ईयर की बोन है, स्टपीज, वो क्या कर रही है? सुनने में भी मदद करती हैं, सुनने में मदद करती हैं। इतना सारा काम है किसका? आपके कंकाल तंत्र का, आपके कंकाल तंत्र का। इसे शानदार तरीके से 1 to 1 नोट कर लीजिएगा। हिंदी वाले हिंदी में करेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे, दोनों के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब आता है कि जो कंकाल तंत्र है उसका विभाजन कैसे होता है। क्या? कंकाल तंत्र का विभाजन कैसे होता है? तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा कि कंकाल तंत्र का विभाजन, या पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि समय ये कह रहा है कि अब अगली कक्षाओं की तरफ ध्यान दिया जाए। 8 बजे एक और कक्षा हमारी होती है, तो मैं 2 घंटे जाके आराम करता हूँ, अभी करने का मेरा पूरा अधिकार है, तो आप रोक नहीं सकते हो। खैर ठीक है, तो कल फिर से मुलाकात करेंगे। थोड़ा एक बार कल का समय देख लेना, हमने टीम को बोल रखा है कि 4:15 रखेंगे, 4:15 से 5:15 ऐसे ही कर लेते हैं, 1 आवर डेली, है ना। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आपकी पढ़ाई हो रही होगी। तो पढ़ते रहिए और खूब जम के मेहनत करते रहिए। जो हमारे साथ अंग्रेजी के छात्र हैं उनकी भी समस्याएं लगभग समाप्त हो गई हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और आप भी मान लेना, ध्यान देना इस चीज़ को, क्या करना? मान लेना, समझ लेना। और दूसरी बड़ी बात, जो हिंदी के छात्र हैं वो तो मान चुके ही हैं, है ना। तो हाँ, तो थैंक यू सभी को, नमस्कार। यूं ही मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, ठीक है। ऐसी बढ़िया से पढ़िए, किताबें पढ़ के आइए अच्छे तरीके से, है ना। तो हाँ, आज का यही रहेगा, इतना ही, 50 मिनट ही क्लास रहेगी, और कल फिर से मुलाकात करते हैं, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।